हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप भाई? पढ़ाई सही चल रही है? तो वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर। ओके, केमिस्ट्री क्योर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, यानी गैसियस अवस्था वाली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। क्यों हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी गैसियस रिएक्शंस होती हैं वो गैसियस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम प्रेशर के शब्दों में व्यक्त करते हैं। किसके शब्दों में? प्रेशर के शब्दों में, यानी दाब को हम एज ए कंसंट्रेशन यूज करते हैं गैसियस रिएक्शंस के लिए। और इसी वजह से हम इस काइनेटिक्स को थोड़ा सा अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैसियस रिएक्शन के लिए हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो क्या बनती है। ठीक है भाई। तो अब देखिए, गैसियस रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें कि हमारी ए एक गैस है और जो कन्वर्ट हो रही है किसमें? बी गैस में और सी गैस में। ठीक है भाई। तो इनिशियल जो प्रेशर हमने लिया है वो सिर्फ ए का ही होगा, वो पी आई है। क्या है भाई? पी आई है। और इनका तो क्या होगा? जीरो ही होगा। प्रारंभ में क्या होगा भाई? इनका प्रेशर जीरो ही होगा। टी टाइम पर, ओके, टी टाइम पर जो है पी ए यानी ए का जो प्रेशर है वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा क्योंकि उसका कुछ भाग बी और सी में चला गया है। तो गैस की ए की जो सांद्रता है वो कम होगी, सांद्रता कम होगी तो इसका प्रेशर भी क्या होगा भाई? कम होगा। मान लीजिए इसके एक्स मोल किस में परिवर्तित हो गए हैं? बी और सी में। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। तो जो पी ए रहेगा टाइम टी पर वो किसके बराबर आ जाएगा? पी आई माइनस एक्स। अब इसके एक्स मोल ही बी बनाएंगे और एक्स मोल ही सी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पी आई में से 2 एक्स घटा दें, इसका तो एक ही एक्स कम हुआ है ना, इसमें से एक ही एक्स कम हुआ है। तो इसलिए पी आई माइनस से एक्स वो पी ए के बराबर होगा। एक्स किसके बराबर होगा भाई? पी बी के बराबर होगा। और ये एक्स किसके बराबर होगा? पी सी के बराबर होगा। ठीक है। तो इस तरह से टाइम टी पर हमारे जो प्रेशर हैं वो तीनों क्या बन गए हैं भाई? पी ए, पी बी और पी सी। तो पी टोटल की अगर बात करेंगे, पी टोटल दैट इज पी टी किसके बराबर हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एट टाइम टी। टी समय पर जो कुल प्रेशर है, कुल दाब है, वो किसके बराबर हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा। हो गया। तो पी हमारा किसके बराबर है? पी आई माइनस एक्स। तो पी आई माइनस एक्स रख दिया। पी बी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है तो एक्स रख दिया है। और पी सी भी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है तो एक्स रख दिया है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो सांद्रता है हमारी एक्स से, वो किसके बराबर आ गई है। फिर देखो, पी टोटल माइनस से क्या बच गया यहाँ पे? पी आई। पी टोटल, ये पी आई इधर गया तो पी आई माइनस हो गया है पी टोटल में से, और वो किसके बराबर रह गया? एक्स के। एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। तो अब हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू आ गई है। और ये एक्स की वैल्यू हमें रखनी कहाँ है? क्योंकि हमें प्रेशर किसका चाहिए? ए का चाहिए टी समय पर। हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो क्या थी? K1 बराबर क्या था? 1 बाई या 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, जहाँ पे आर नॉट क्या थी? इनिशियल सांद्रता थी, और आर क्या थी? टी समय पर सांद्रता थी। किसकी? रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टी समय पर रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है वो चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू चाहते हैं। तो x की वैल्यू अगर रख देंगे हम तो हमारे पास में t समय पर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? तो x की वैल्यू यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर ली p टोटल वाली इक्वेशन से। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो वो हमारा क्या आ जाएगा? पी ए आ जाएगा t समय पर बराबर पी आई माइनस, अब x की जगह क्या रखा? पी टी माइनस से पी आई, ब्रैकेट है, एक वैल्यू है ना x की, ये तो टोटल वैल्यू, तो पी टी माइनस पी आई। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पी टी तो माइनस का हो जाएगा और ये पी आई किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो एक पी आई ये हो गया, एक पी आई ये हो गया। कितने पी आई हो गए? 2 पी आई हो गए। माइनस कौन बचा? पी टी। तो पी ए हमारा जो है टी समय पर हमारे रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया अभी? 2 पी आई माइनस से पी टी के बराबर हो गया है। क्लियर है? तो अब हम इसको डायरेक्टली हमारी जो समीकरण थी
कौन सी, ये वाली। K1 बराबर क्या, 2.303/T log PI अपॉन PA, यानी A का इनिशियल दाब बटा A का T समय पर दाब PA है। PA की जगह हम क्या रखेंगे भाई, यही रखेंगे, कहाँ गया ये वाला 2PI माइनस PT, तो वो रख दिया हमने 2PI माइनस PT, जहाँ पे I क्या PI क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और PT क्या है, टोटल प्रेशर है T समय पर, PT। ठीक है, टोटल प्रेशर है किसका, सारी गैसों का टोटल प्रेशर, वो है PT। तो PI इनिशियल प्रेशर भी हमें पता होता है, और टोटल प्रेशर को मेज़र करना भी आसान होता है भाई, क्योंकि 3 गैस बन गई मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीशन ये T समय पर, तो वो प्रेशर हम मेज़र कर सकते हैं कि कुल दाब कितना है, तो इसको मेज़र करना आसान होता है। इसलिए P टोटल हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है मेज़र करने के लिए। तो इस समीकरण के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इस समीकरण के द्वारा हम निकाल सकते हैं गैसियस रिएक्शन के लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें अगर PI PT पता है तो हम T समय पर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें समय निकालना है कि इतना % रिएक्शन ख़त्म हुई है तो भी हम समय निकाल सकते हैं अगर हमें K1 की वैल्यू पता होती है तो। ओके, तो ये थी हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। कौन सी फेज में भाई, गैसियस फेज के अंदर ये हमारी इक्वेशन थी, ये हमने डिस्कस किया। क्लियर है। अब देखिए एक टर्म आएगा हमारे पास से सूडो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, यानी आभासी अणुक या आभासी कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि, आभासी कोटि। यानी आभासी कोटि अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर एक रिएक्शन हायर ऑर्डर प्रतीत होती है, क्या कि एक अभिक्रिया अगर उसकी कोटि उच्च प्रतीत होती है लेकिन वास्तविकता में वो निम्न कोटि का जो काइनेटिक्स है उसको फॉलो करती है, यानी वास्तविकता में उसकी जो कोटि होती है वो जो प्रतीत होती है उससे कम होती है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं उनको क्या बोला जाता है भाई, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। आभासी कोटि की अभिक्रिया है, वे अभिक्रियाएं जो उच्च कोटि की प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तविकता में वो निम्न कोटि की होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है भाई, आभासी कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। और ऐसा कब होता है कि जब हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से किसी एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो अभिक्रिया के समापन पर उसमें कोई कंसीडरेबल अंतर नहीं आता है। ओके, और ये कब हो सकता है, जब उस रिएक्टेंट की सांद्रता एक्सेस में हो, एक्सेस का मतलब आधिक्य में हो, तब उसकी कंसंट्रेशन पे जो रिएक्शन ख़त्म होगी उस समय उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उसको फिर कांस्टेंट मान लिया जाता है। उसकी जो सांद्रता है जो एक्सेस में ली गई थी, जो आधिक्य में ली गई थी, उसको क्या मान लिया जाता है, एक नियतांक मान लिया जाता है, और इसी वजह से उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, जो प्रतीत होता है उससे कम हो जाता है। जैसे बोला जाता है कि आभासी एकाणुक या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है लेकिन वास्तविकता में वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, आभासी एकाणुक या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या लेते हैं हम, ईस्टर हाइड्रोलाइसिस। ईस्टर का क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोलाइसिस किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। अगर हम ईस्टर का जल अपघट्टन करेंगे, क्या बोलेंगे, जल अपघट्टन, है ना, तो ईस्टर का एक जल अपघट्टन अम्लीय माध्यम में अगर किया जाता है तो ये जो अभिक्रिया है वो एक आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखिए अगर ईस्टर की कंसंट्रेशन 0.01 m है और ये एक्सेस 10 m 10 मोल है ना, और जब T समय पर होता क्या है, इतना 0.01 m ये था तो इतना ही ये बना एसिड और इतना ही बना अल्कोहल। अब यहाँ पे अंतर देखिए कितना आया है, 0.1 का अंतर आया है। तो ये 0.1 का जो अंतर है वो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे K1 बराबर दिस, ये क्या है,
ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, 10 मोल से कितना बना 9.9 मोल। तो अब इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, इसको हम एक नियतांक मान सकते हैं। तो ये नियतांक हुआ, ये नियतांक हुआ, नियतांक और नियतांक का गुणन एक नया नियतांक, एक नया कांस्टेंट। तो दैट विल बी R इज इक्वल टू K डैश और ईस्टर। इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, ये ईस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। पानी की सांद्रता आप थोड़ा बढ़ाओगे तो भी कुछ नहीं होगा और कम करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जो पानी है उसकी मात्रा या उसकी सांद्रता इसके रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। इस वजह से इसको आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। प्रतीत किससे कैसी हुई थी, ये एक द्वितीय कोटि की लग रही है यहाँ पे देखने से, लेकिन चूँकि H2O की सांद्रता एक्सेस है, आधिक्य में है, इसलिए इसको एकांक या एक नियतांक मान लिया गया। और इसी वजह से इसकी सांद्रता अगर आप थोड़ी बढ़ा दोगे यानी इसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, कम कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा। इसका मतलब ये प्रभावित नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो कौन प्रभावित कर रहा है, ईस्टर कर रहा है। इस वजह से ये आभासी एकाणुक या एकाणुक भी बोला जाता है भाई इसको, और आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहना ज़्यादा सही रहता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से एक और रखना, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, है ना। केन शुगर का यानी जो गन्ने वाली शुगर होती है ना, उसको बोला जाता है केन शुगर। और उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम, जल अपघटन करते हैं, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण मिलता है 50-50, और इसी मिश्रण को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। कौन सी शुगर, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट क्यों बोला जाता है, अगर ये सुक्रोज मान लीजिए हमारी जो PPL थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी इनका जो रोटेशन था PPL का वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से इस मिश्रण को क्या बोला जाता है फिर, इन्वर्ट शुगर। या इस ये जो रिएक्शन है उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। क्या, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर बोला जाता है। तो ये भी एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है भाई। तो हेंस द रिएक्शन विच सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो लोअर ऑर्डर, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो उच्च कोटि की प्रतीत होती हैं लेकिन वो निम्न कोटि की जो काइनेटिक्स है वो फॉलो करती हैं, सूडो ऑर्डर या आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये था आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में देखिए थोड़े से क्रेजी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। हाफ लाइफ के लिए, अर्ध आयु काल के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं हैं उनमें से दो के हाफ लाइफ अर्ध आयु काल अपन ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी कुछ और हाफ लाइफ देखते हैं यहाँ पे, किस तरह से वो प्रारंभिक सांद्रता से कोरिलेट करते हैं, है ना। जो हमारी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, जैसा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या निकाला था, R0/2K0। ओके, इसका मतलब क्या था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा T हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा प्रारंभिक सांद्रता होगा उतना ही ज़्यादा उसका हाफ लाइफ होगा अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला कि T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K1, यानी यहाँ पे जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो हालांकि यहाँ पे रेट इक्वेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का जब हाफ लाइफ निकालेंगे, जब कॉलेज एजुकेशन वाले लेक्चर होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो T हाफ जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/K2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और K2 R0 होता है। इसका मतलब T हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक सांद्रता के, अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टॉर्क की बात करेंगे, तो T हाफ क्या होता है 3/2K3 R0², यानी प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है T हाफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इन इक्वेशन से अपने को क्या पता चल रहा है, देखिए इन इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है कि हमारा अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे T हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है ना। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R0 के था,
यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के हो गया है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ ऑर्डर, जो कि एक रेयर एग्जांपल होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे ये होगा कि R0³ हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R0 n-1 के, जहाँ पे n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 1 - n के। ये n-1 था, ये क्या हो गया फिर 1 - n हो गया है। तो ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए 0 रखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी हाफ, ये इक्वेशन आएगी आपकी, है ना भाई। 1 रखा n की जगह तो ये सारा 1 हो गया मामला, यानी टी हाफ इंडिपेंडेंट हो गया प्रारंभिक सांद्रता के। 2 रखा तो 1 ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 1/R0 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो R² के प्रोपोर्शनल, 1/R² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये जो समीकरण है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर टी हाफ हमें कोरिलेट करना हो प्रारंभिक सांद्रता से, तो हम इस समीकरण के द्वारा कर सकते हैं। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 1 - n। तो ये थे कुछ क्रेजी पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। और ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रह के पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बस टाइम दीजिए, सीरियसली पढ़िए, है ना। जितना समय पढ़ते हैं बस पढ़ाई में होना चाहिए, अगर मन नहीं है तो मत पढ़िए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।